नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ विजय में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 18। तो सेट नंबर 18 देखेंगे, इसमें करंट अफेयर्स का लगभग 20 प्रश्न इसमें रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा जो नगर है 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो ऑप्शन जो है धौलावीरा यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा काल में सबसे ज़्यादा कहाँ स्थल खोजा गया है? तो यही लोथल गुजरात में खोजा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको देखना है कि नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके आयोजन में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है अशोक, वसुमित्र, मुगलीपुत्तिस और सवाकामी। तो यह आपका मुगलीपुत्तिस के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसमें शासक अशोक थे। और यह कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए, और यह तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन है इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। तो यह आपका तीनों के तीनों राइट आंसर है। तीनों के तीनों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपका महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, फिरदौस शाह। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध यानी भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध पर जब यह आक्रमण किया, उस समय वहाँ शासक कौन था? राजा दाहिर का शासन था। और इसकी जानकारी हम कहाँ से मिलती है? तो चचनामा है एक पुस्तक जिसके लेखक है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। उसी से इसकी जानकारी मिलती है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए, और कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हास उस सिराज। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास का सरवानी, जो यह शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा था और उस पुस्तक का नाम था तारीख शेर शाही। ठीक है, चलिए, और अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि भारत का तृतीय हिंद इनको कहा जाता है, तबला और सितार के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो इनमें से कौन है जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो ऑप्शन है बदायूनी, जस्टिन, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किसने किया था। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो फ्रांसीसियों से मदद मांगने वाला शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था। चलिए अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह आपका असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1919 में क्या हुआ था? तो राउलेट एक्ट आया था। 1922 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है
कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो बंग भंग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, और इसी आंदोलन के बाद बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो गया। कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में सही को चुनना है। ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी रिवेंज समझौता। तो अब देख लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था, और गांधी रिवेंज समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला हो जाएगा गांधी रिवेंज समझौता, उसके बाद हो जाएगा भगत सिंह को फांसी की सजा, उसके बाद हो जाएगा कराची अधिवेशन, उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो ऑप्शन है 11, 12, 17 और 15। तो जो 15 सदस्य उसमें थी महिला थी, तो आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। तो उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या था? बेगम एजाज रसूल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो मानव के क्रय विक्रय और बेगारी मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 14, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुच्छेद जो 23 है वह आपका बलात्सरम पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। सही है। और राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। अगला है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कराने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका 50 सांसद की आवश्यकता होती है। कितने? 50 सांसद की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या समान है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है, कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, बिहार और बंगाल में 16 है, उड़ीसा में 10 है, गुजरात में 11 है, छत्तीसगढ़ में 5 है और हिमाचल प्रदेश में 3 है। तो यहाँ पर बिहार और बंगाल में 16 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो ऑप्शन है बलिराम भगत, बलराम जाखर, श्री हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी। तो इसमें से आपका हो जाएगा बलराम जाखर का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा था, क्योंकि इन्होंने 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक 7वीं और 8वीं लोकसभा का अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराम जाखर। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है। तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद। तो जो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर नगर परिषद जो होता है वह पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि जो अधिकारी होता है वह आपका महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 से संबंधित है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह आर्टिकल 15 में आते हैं, भाग 15 में आते हैं और आर्टिकल 324 से 329 में इनका वर्णन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है
कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है 37वां संविधान संशोधन, 15वां, 41वां और 42वां। तो 41वां संविधान संशोधन 1976 में यह एक नियम बनाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट जो होगी 60 वर्ष में न होकर 62 वर्ष में की जाएगी। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 316 में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। तो जाकिर हुसैन तबला के प्रसिद्ध तबला बजाते थे, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र उनका फेवरेट तबला था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सितार है तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। सरोद, अमजद अली खान का संबंध सरोद से है और हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी से है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, कोलकाता, नई दिल्ली, कोलकाता, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका शुभारंभ जो हुआ था 30 नवंबर 2015 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। फ्रांस, भारत और फ्रांस की सहायता से इसका शुभारंभ पेरिस में हुआ था, जबकि इसका प्रथम सम्मेलन दिल्ली में 11 मार्च 2018 को हुआ था। 11 मार्च 2018 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? विश्व का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? तो यह आपका कोची में है, जो कहाँ है? केरल में है, केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट और महानदी बेसिन। तो जो गंगा डेल्टा क्षेत्र है इसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो ये आपका सीवेज है। ठीक है, कौन सा है? सीवेज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो ऑप्शन है स्मॉग, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो ये आपका स्मॉग है। ठीक है, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? यानी पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर कौन सा स्थित है? तो ये आपका सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह आपका पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यह बाघों को बचाने के लिए 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका सेक्रेनई जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है। और हॉर्नबिल जो महोत्सव है हॉर्नबिल यह भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान आपका ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, मैसूर और कोलकाता। तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। जबकि कोलकाता में राष्ट्रीय विष विज्ञान केंद्र है और औषधि विज्ञान केंद्र दोनों लखनऊ में है। और मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी है संस्थान और कोलकाता में राष्ट्रीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। कांच मृत्तिका भी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता अब निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है आर्या वालवेकर, अंशिका परमार, सीनी शेट्टी और सरगम सिंह। तो जो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है वंशिका परमार ने, जबकि एक और फेमस क्वेश्चन है सीनी शेट्टी या फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता रही है सीनी शेट्टी। चलिए अगला प्रश्न है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये आपका नील मोहन बने हैं। कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं। जबकि यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो
2005 में हुई थी। और ऑप्शन है समीर अग्रवाल, तो यह वॉलमार्ट के सीईओ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीर अग्रवाल वॉलमार्ट के सीईओ हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका विशाखापत्तनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ था यह पुर्तगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में प्रथम जो स्थान मिला है वह आपको हरियाणा को मिला है, जबकि इस सूची में बिहार का जो स्थान है वह 15वां है। कौन सा स्थान पाया है बिहार ने? तो 15वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? ऑप्शन है सावज, पेरी, बिंगड्रेन और ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावज। तो यह जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो यह आपका गुजरात में हुआ था। और सावज जो इसका शुभांकर है, इसका मतलब होता है एशियाई शेर। और इसका उद्घाटन कौन किए? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, सही है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। मेघालय के फागू चौहान, सही है। और हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो यह गलत है। हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह स्माइल योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? स्माइल योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ के पुस्तक लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। और बिमल जलान इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखे हैं बिमल जलान, जो पूर्व RBI गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो यह दूसरा भारत के नए CDS बने हैं अनिल चौहान, जबकि प्रथम CDS बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर से दुर्घटनावश 2021 में मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न है कि वन वेब इंडिया एक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका किया गया है LVM-3M2 यान के द्वारा, प्रक्षेपण यान के द्वारा। और यह किसके द्वारा किया गया है? यह मिशन किसका है? तो यह इसरो का मिशन है, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। और इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जो है जल जीवन मिशन योजना के लिए आवंटित की गई यानी बांटी गई है? तो 79,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन योजना के हेतु आवंटित की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2022-23 में जो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान है वह तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन जो चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। क्या रखा गया था? ऑपरेशन गंगा। और ऑप्शन नंबर राहत है, ऑपरेशन राहत। यह केदारनाथ में जो बादल फटा था उस समय जो यह ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राहत। चलिए अगला प्रश्न है कि पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है किस राज्य में है? तो ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा और असम। तो यह पाला आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है यह मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न से कौन सा दिवस मनाया गया? बी ह्यूमन काइंड दिवस के साथ विषय के साथ कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो यह आपका रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कौन? रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। जो कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है,
जो हेनरी ड्यूनांट ने इसका स्थापना किया था। रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह मालदीव का जो एमएमपी एक बैंक है उसी के साथ आरबीआई ने करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यह आप बन गए हैं राफेल नडाल, जो कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। तो ऑप्शन और देख लेते हैं, नोवाक जोकोविच या सर्बिया के हैं, और रोजर फेडरर या कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, जो 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तो यह आपका गरबा को किया गया है। किसको किया गया है, गरबा को, जो यह गुजरात का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो बिहू कहाँ का है, तो असम का है। कथक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का है। और सतरिया कहाँ का है, तो ये भी असम का है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो श्रीनगर में एक स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण अमित शाह के द्वारा, माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। और इस मूर्ति का जो नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ पीस। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि हाल ही में एशियान का 11वां देश कौन सा बना है। तो 11वां देश जो सदस्य बना है वह बना है तोमर लिस्ते, जिसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। और ये एशियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। और ऑप्शन जो ताइवान है इसकी राजधानी तापे है। और माली की राजधानी कहाँ है, बमाको। कहाँ है, बमाको। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा 2041 तक की है। इसका लक्ष्य रखा गया है 2041 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीकी के अध्यक्ष कौन बनाया गया है। तो फीकी के अध्यक्ष जो बनाया गया है शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है। और फीकी की स्थापना 1927 में हुई थी। जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को, जिसमें अब की बार विषय रखा गया डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो यह सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका संबंध गुजरात राज्य से था। और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और इनको 1977 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आइसलैंड, हवाई द्वीप, बोर्नियो द्वीप, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आइसलैंड द्वीप है इसको अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। बिहार जो जलप्रपात है किस राज्य में है। तो यह राजस्थान राज्य में है। और यह टोंस नदी पर है, जिसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। तो आयरन एवं सिलिका की जो बहुलता होती है वह लाल मिट्टी में होती है। किसमें होती है, लाल मिट्टी में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1971, 1960 और 1985। तो यह आपका 1960 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। तो जिसमें भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% भाग ही उपयोग करेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान यानी अग्रणी है? तो बिहार का जो कटिहार जिला है वह आपका मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि चावल में प्रथम स्थान रोहतास का है। किसका है? रोहतास का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोंकण रेल ट्रैक पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? तो यह आपका 1998 में ईस्वी में शुरू हुआ था। जिस कोंकण रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है वह 741 किलोमीटर है और यह पहली बार रोहा से मंडगांव तक चली थी। और इससे लाभान्वित जो राज्य है कोंकण रेलवे ट्रैक से वह आपका महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे जो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। चलिए अगला प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम, तो यह कोल डैम जो परियोजना है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में कोल डैम परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है, प्रेशर का पास्कल सही है और मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला यह आपका गलत है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर एसआई इकाई होती है, वेबर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो हुआ है, ऑप्शन है कि एक पेंडुलम का झूलना, एक पटाखे का विस्फोट होना, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना। तो एक पेंडुलम का जो झूलना है वह स्थितिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो अब एक बार और पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है, उसको बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस जो मात्रक होता है वह डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और संवेग का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार होता है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह बात गलत है। और जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मान कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1798 ईस्वी में। इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो जो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री। और जो हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और न्यूनतम आयतन जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो गामा किरण है, गामा किरण, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है निम्नलिखित में सबसे कम गामा किरण की होती है, जिसका खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। कौन किया था? पॉल बिलार्ड। और अवरक्त किरण का विलियम हर्सले और एक्स किरण का रॉन्टजन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण का जो आवर्धक होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग में की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया या मापा जाता है? तो यह किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है?
आविष्कार एक तरफ है, एक तरफ आविष्कारक। टेलीफोन ग्राहम बेल, डायनेमो माइकल फैराडे और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, इनमें से सभी तो सभी सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है। तो H2O अनुभार 1 होता है H का, और हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो आपको इसी में प्रतिशत निकालना है। तो आपसे जिसका पूछेगा, हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो 1/9 गुना 100%, तो 11.11% इसका हो जाएगा। और जबकि वहीं आपसे पूछता कि ऑक्सीजन का, तो 8/9 गुना 10 के गुना 100% आप निकालते, जितना आता वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है आपको कि अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। अधातुएं जो होती है वह ऋणायन बनाती है, धनायन नहीं बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो परमाणु बल सिद्धांत को हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया था। परमाणु बल सिद्धांत को हिदेकी युकावा ने किया था। और जबकि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, एस.एन. बोस बोसॉन कण का खोज किए थे, और जेसी बोस क्रेस्कोग्राफ का खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूरेटिक अम्ल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। म्यूरेटिक अम्ल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी HCl को ही कहा जाता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल या वाइल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता को दर्शाता है। तो अम्ल और क्षार के बीच समानता को, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यही इसकी समानता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को कौन सा तत्व की संज्ञा दिया गया है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का कारण क्या होता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का कारण क्या है। तो यह आपका धात्विक गुणों में कमी के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो फलों में मीठापन के लिए जो शर्करा उत्तरदायी है वो आपका फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग होता है उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो जो थैलीसेमिया है, जिसमें खून का जो थक्का नहीं बनता है, यही आपका अनुवांशिक विकार है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। तो यह आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं, जैसे स्टारफिश, जेलीफिश, कैटरफिश, यह मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर यानी बदल देता है। एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में, तो यह आपका पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपका जो कथन है गलत चूज करना है। तो जो रक्त होता है ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यह आपका कथन गलत है। जबकि रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है। और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, यह सब सही है। बाद बाकी रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, आपका गलत है।
चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में है। इसी अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों रक्तों का निर्माण भी होता है। और पीलिया को जो होता है आपका खून जो मर जाता है वो आपका, जिसमें कब्रगाह इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो जो केंचुआ है, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव जो होता है आपका बाजार में अधिक तरलता लाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिलिप्स जो वक्र होता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो जो सुरक्षित बाजार को गिल्ट एज बाजार की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसको बैंक दर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, इनमें से सभी। तो जो सभी के सभी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाते हैं, जिसमें से 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है विश्व बैंक ने। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे सेट को लेकर। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए।